तो अभी हम देखेंगे बैंकिंग एंड एटीएम सर्विस से रिलेटेड सेटलमेंट अकाउंट रिक्वायरमेंट्स। अभी एक सेटलमेंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है अपने बैंकिंग के लिए और एटीएम के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं एक सेटलमेंट अकाउंट जो एटीएम में इस्तेमाल होगा वो क्या है। अगर आप एज अ फ्रेंचाइजी एटीएम रन कर रहे हैं तो ही आपको ये लेना है, अदरवाइज़ नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको करंट अकाउंट ओपन करना होगा अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में, और इसी से आपको कैश निकाल कर अपने एटीएम में लोड करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कि ये करंट अकाउंट हो। दूसरा, ये बैंक में के सिस्टम में ये मैप होना चाहिए अंडर एटीएम, ठीक है। और इसको मिलेगा टीडीएस एग्जाम्पशन एज पर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा ब्रांच में अकाउंट खोलने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई कैश विड्रॉवल चार्जेस तो नहीं है। अगर कोई कैश विड्रॉवल चार्जेस है तो पहले ही आप चेक कर लें और ट्राई करें कि उसका कोई एग्जाम्पशन आपको मिल सके, क्योंकि आपको डेली कैश निकाल कर अपने मशीन में लोड करना होगा। तो इस बात का अगर ध्यान रखें तो ऐसे कुछ बैंक्स हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक। ये जो बैंक्स है ये बहुत ही हाई चार्जेस रखते हैं विड्रॉल के ऊपर, कैश विड्रॉवल, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैश विड्रॉल कम से कम हो। इसी रीज़न से वो लोग चार्जेस रखते हैं। तो आप अवॉइड कर सकते हो अकाउंट ओपनिंग इन सारे बैंक्स में, और अगर आप ओपन कर भी रहे हो तो पहले ही आप डिस्कस कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर बैंक में। तो वैसे ही होता है बैंकिंग का सेटलमेंट अकाउंट, ओके। अब ये ओपन करते वक्त भी आपको भी सेम चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैंक का सेटलमेंट अकाउंट ओपन करें, मेक श्योर कि ये सेटलमेंट अकाउंट करंट अकाउंट हो। दूसरा, बैंक में इसको मैप करते वक्त इसको बैंक कोड के अंडर ही मैप करना है। तीसरा, इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा टैक्स का, तो टीडीएस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर इसे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि वो वहाँ पर बराबर से मैप हो रहा है। इसके अलावा हम वापस से सेम चीज़ देखेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि ये पर्टिकुलर बैंक ब्रांच में कोई भी कैश विड्रॉल चार्जेस ना हो, ओके। अगर है तो उसके लिए आप पहले ही एग्जेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हर बार हर रोज़ आपको पैसे विड्रॉ करने होंगे सेटलमेंट अकाउंट से अपने बीसी पॉइंट को रन करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, देखिए बैंक करस्पॉन्डेंस पॉइंट जो होता है वो मोस्टली आप खुद चलाएंगे। अगर आप नहीं चला रहे तो आपने किसी और को अपॉइंट किया होगा, जिसे हम कहते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस पर्सन की डिटेल्स भी अपडेटेड हो वीकेएमएस में। और क्योंकि देखिए जो बीसीए होगा वो खुद ही अकाउंट रन करेंगे, राइट, क्योंकि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है। और अगर आप एसबीएम की बैंक की ले रहे हो तो एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं करना, बट वीकेएमएस में उसकी डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए, ओके। तो एक बार अकाउंट खुल जाता है, डिटेल्स अपडेटेड है, तो आपके बीसीए आपका बैंक सेटलमेंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, बीसी पॉइंट चला सकते हैं, ऑलराइट। तो ये तो हो गए दोनों भी सेटलमेंट अकाउंट, एक था एटीएम और एक था बैंकिंग। तो इसी को हम और डिटेल में देखते हैं। देखिए जो बैंक का सेटलमेंट अकाउंट है ये एक करंट अकाउंट होगा, पर ये सेपरेट और डेडिकेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इस बैंक के सेटलमेंट अकाउंट पर आप कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जो पैसे आप यहाँ पे लोड करोगे यानी कि इसमें भर दोगे इस अकाउंट में, फिर वहीं से विड्रॉ करके अपने बीसी पॉइंट पे यूज़ करोगे, और जैसे पैसे यूज़ हो रहे हैं
आपको आपके सेटलमेंट के पैसे इसी सेटलमेंट अकाउंट में आ रहे हैं और फिर आपको हर रोज़ विड्रॉ करना है और BC पॉइंट पे इसको यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपने बैंक सेटलमेंट अकाउंट में नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन ये एग्जाम्पशन होता है इसमें सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये एग्जाम्पशन रहेगा। इसके अलावा कैश विड्रॉल के लिए भी आपको अपने बैंक से चेक करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं ATM के सेटलमेंट अकाउंट पर। ये भी करंट अकाउंट होगा, ये भी सेपरेट और डेडिकेटेड होगा, यानी कि जो पैसे आपने इसमें भर दिए वो आप विड्रॉ करके ATM में डालेंगे, ATM में जैसे डिस्पेंस हो गए आपके सेटलमेंट अकाउंट में दोबारा आ गए, आप विड्रॉ करेंगे फिर लोड करेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसके अलावा और कोई भी काम आप नहीं कर सकते, इसीलिए इसका सेपरेट और डेडिकेटेड होना ज़रूरी है। इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा TDS का अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कैश विड्रॉल का एग्जेम्पशन अगर नहीं है बैंक ब्रांच में तो रिक्वेस्ट करें या दूसरी बैंक ब्रांच आप सेलेक्ट करें। याद रखिए ATM और बैंक दोनों के सेटलमेंट अकाउंट अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। दूसरा, इनमें इन्हीं का ट्रांजैक्शन होगा, आप कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम तीसरे अकाउंट पे आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है फ्रेंचाइजी कमीशन अकाउंट। ओके, तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, हाँ ये वही अकाउंट है जिसमें आपकी कमीशन आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स या करंट, ये आपका चॉइस है। कोई एक अकाउंट हो सकता है जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, मगर वो आपका अकाउंट है तो आप उसमें अपनी कमीशन ले सकते हो। आप अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि वो अकाउंट आपके पास बहुत टाइम से है, आप वही इस्तेमाल करें, आपको एक और नया अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अकाउंट फ्रेंचाइजी के नाम पर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका नाम जो भी है मिस्टर एक्स, तो आपका अकाउंट पे भी जो नाम होगा वो होगा एक्स, तो चाहे सेविंग हो या करंट हो। हाँ, अगर आपने फ्रेंचाइजी कोई अलग नाम से ले ली है, जैसे कि मिस्टर एक्स ने एक फ्रेंचाइजी ले ली जिसका नाम था स्टार एंटरप्राइजेस, ओके, लेकिन अकाउंट के ऊपर वो नाम नहीं है तो नहीं चलेगा। तो आपका फ्रेंचाइजी का नाम आपके अकाउंट के नाम से मैच होना ज़रूरी है। तो ये हो गया बेसिक 3 डिफरेंट अकाउंट्स जो होते हैं। तो एक और चीज़, अब हमने फ्रेंचाइजी अकाउंट तो समझ लिया जिसमें कमीशन आएगी, ये तो कोई भी अकाउंट हो सकता है जिसे आपने चूज़ किया, बट इसमें कमीशन आएगी कैसे, इसकी मैपिंग कैसे होगी, वो हम देखते हैं आगे के स्लाइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना अकाउंट चूज़ कर लेते हो, जो कि हो सकता है सेटलमेंट अकाउंट, सॉरी ये हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट, या तो हो सकता है आपका करंट अकाउंट। ओके, इस अकाउंट में और कोई भी आप ट्रांजैक्शन करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सेटलमेंट अकाउंट नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल अकाउंट है, इसमें सिर्फ आपको आपकी कमीशन मिल रही है। तो इसमें और जो भी ट्रांजैक्शन आप करें किसी भी प्रकार के, उससे वक्रांगी का कोई कनेक्शन नहीं होता, आपकी सिर्फ कमीशन इस अकाउंट पर आपको मिलेगी। तो इसकी मैपिंग कैसे होती है, तो बहुत ही सिंपल से 2-3 स्टेप है जो अभी हम देखेंगे। पहला स्टेप होता है 1 रुपी ट्रांजैक्शन ऑन वॉलेट अकाउंट। ओके, हमने वॉलेट में सीखा था कि VKRNGEE प्लस VKID, ये आपका बन जाता है वर्चुअल अकाउंट, जिसके ऊपर आप 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। तो ये वॉलेट अकाउंट के ऊपर आपको 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है। जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन कर देते हो, वो पर्टिकुलर एंट्री आपको ईमेल करनी है। तो हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन होगा, पहले इसको देख लीजिए, ये एक NEFT होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ NEFT को ही कंसिडर किया जाएगा। 1 सेकेंड, आपको बेनिफिशियरी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब वक्रांगी लिमिटेड को एज ए बेनिफिशियरी आपको ऐड करना है, तो ही आप इसे कर पाएंगे। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरा, वॉलेट अकाउंट में ये जाना चाहिए। हमने पहले ही सीखा था वॉलेट रिचार्ज के अंदर कि
ई लगाने से वॉलेट पे जाता है, बीबी से एसबीएम, एफएफ से फ्रेंचाइजी फ़ी, राइट। तो हमको ई यूज़ करना है, वो आपके वॉलेट अकाउंट में 1 रुपये जाने चाहिए। तो क्या रहेगा आपका अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट, VKRNG प्लस VKID, ये होगा आपका वर्चुअल अकाउंट जिसके अंदर आपको 1 रुपया ट्रांसफ़र करना है। याद रखिए, बाकी ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के काम आएगा, वॉलेट को रिचार्ज करने के काम आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 1 रुपये का ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। तो ये हो गए डिटेल्स जो ज़रूरी थी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब ये ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको ईमेल भेजना है। किसे भेजना है? AJADA@vakrangi.in, इन्हें ईमेल जाएगा। ईमेल में क्या होगा? 3 चीज़ें। एक, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, वही 1 रुपये का ट्रांजैक्शन जो आपने किया होगा। दूसरा, फ्रेंचाइजी डिटेल्स, यानी कि आपकी फ्रेंचाइजी की डिटेल्स। और तीसरा, वही अकाउंट जो आप मैप करना चाहते हो उसी का कैंसिल चेक। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूरे डिटेल में कि एक फॉर्मेट क्या होगा इस पर्टिकुलर ईमेल का। तो पहले ईमेल जाएगा AJADA@vakrangi.in इस ईमेल आईडी पर। दूसरा, जो सब्जेक्ट होगा वो आपको ऐसे लिखना है, फ्रेंचाइजी कमीशन अकाउंट लिंकिंग रिक्वेस्ट। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, फ्रेंचाइजी कमीशन अकाउंट लिंकिंग रिक्वेस्ट, ये आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। अब बॉडी ऑफ ईमेल पे आपका फ्रेंचाइजी डिटेल जिसमें आता है फ्रेंचाइजी का नाम, आपके फ्रेंचाइजी का VKID और रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल। याद रखिए, हम लोग ये चारों चीज़ के बिना भी कर सकते थे, जैसे कि सिर्फ VKID भी काफ़ी हो जाता, लेकिन जब चारों चीज़ रहेगी, किसी एक में अगर एरर है तो भी आपकी डिटेल ढूंढना थोड़ा आसान हो सकता है, मैपिंग करना आसान हो सकता है। इसीलिए फ्रेंचाइजी डिटेल में आपको ये चारों इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई एरर अगर किसी एक में हो, बाकी 3 सफिशेंट होगी डिटेल्स फाइंड करने में। बट फिर भी कोशिश करें कि कोई एरर ना हो और ये आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है ट्रांजैक्शन के डिटेल्स, जिसमें आएगा ऑर्डर आईडी, अमाउंट जो 1 रुपया ही होना चाहिए, करेंसी जो INR ही होनी चाहिए, इंडियन रुपीस। आप किसी और ट्रांजैक्शन, किसी और अकाउंट से किसी और करेंसी में प्लीज़ ट्रांसफ़र ना करें, INR कर दीजिए, इसमें आसानी होगी। ट्रैकिंग आईडी अगर है, कोई बैंक का रेफरेंस नंबर या पेमेंट मोड मेंशन्ड है तो वो भी काम आएगा। ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, तो जिससे मैप करना आसान होगा। उसी ट्रांजैक्शन आईडी से देखा जा सकता है कि कितने जो ट्रांजैक्शंस हुए उसमें से कौन सा वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब लास्टली तीसरा एस्पेक्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट होगा आपका कैंसिल चेक का। जो भी अकाउंट है जिसे आप मैप करना चाहते हो, उसी अकाउंट का कैंसिल चेक का फ़ोटो होना ज़रूरी है। चेक लीजिए, उस पर 2 लाइन डाल दीजिए और कैंसिल लिखिए, और उसका फ़ोटो निकाल कर उसे इस ईमेल पर अटैच कर दीजिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें करके भेज दोगे, 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट कमीशन के लिए मैप हो जाएगा और आपकी सारी कमीशन उसी अकाउंट पे जो साइकिल है उसके हिसाब से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।